बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अतराफ व अकलाफ में अगले आधे घंटे तक खबरों का सफर जारी रहेगा। आगाज में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके से बड़ी खबर के साथ। किश्तवाड़ से राहत रसानी के साथ साथ अब मकामी लोगों ने चंदा जमा करने का बाकायदा आगाज किया ताकि मुतासरीन की वक्त पर मदद की जा सके। जिला इंतजामिया की तरफ से सीनियर अफसरान की मौजूदगी में रिलीफ रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम अपनी जगह, लेकिन मकामी लोगों ने आज खुद चंदा जमा करके मुतासरीन की ढार्स बंधाने का सफर तेज कर दिया। किश्तवाड़ में सैलाबी रेला आने के बाद मकामी लोगों को बड़ी तादाद में मुश्किलात से गुजरना पड़ा। ताज़ा तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर आप देख पाएंगे। क्राउड फंडिंग का बाकायदा आगाज किया गया, जिसमें मकामी और गैर मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में मकामी लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट करने की कोशिशों का आगाज किया। हमारे साथी अजय शान के मुताबिक मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद पैसा और बाकी चीजें लेकर उस जगह तक पहुंचा जहां मुतासरीन को सैलाबी रेलों ने देखते ही देखते बेघर किया। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक निस्फ दर्जन से जायद अफराद की जान तलफ हुई, जबकि दर्जनों के करीब अभी भी कई अफराद को बाज आबादकारी के पॉलिसी के तहत उनके घर बसाने का बाकायदा आगाज किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे जो मकानात कल तक जिनमें घर हुआ करते थे आज सिर्फ एक ढांचे के तौर पर आपके सामने आए। भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआईएम, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और सीनियर लीडरान ने जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए बताया वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि किश्तवाड़ के मुतासरीन के साथ फौरी तौर पर मदद की जानी चाहिए। वाज़ह है कि किश्तवाड़ और दूर दराज इलाकों में अभी तक एक दर्जन के करीब आरजी पुल ढह गए, जबकि आरजी होटलों में भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का खबरें लगातार मिले। सीधे चलते हैं किश्तवाड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी अजय शान। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। राहत रसानी, क्राउड फंडिंग के साथ साथ और जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई है वो कहां तक पहुंच गई अभी तक? देखिए, तजम्मुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो आज भी जारी है और दोपहर बाद कहीं ना कहीं वेदर में थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, मौसम साफ हुआ है, दोबारा फिर से हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो गए हैं और जो एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड और जो इक्विपमेंट्स थे वो वहां पर सौंदर एक लोकेशन है जहां से 2 घंटे का फिर आगे का सफर है पैदल, तो वहां पर ड्रॉप किया जा रहा है क्योंकि जो मलबा वहां पर करीब मीटरों के हिसाब से बताया जा रहा है। एक एग्रीकल्चर लैंड वहां पर थी, वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। जो मकान है उनका पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, तो उसके ऊपर एक स्लश आया है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो उनके नीचे कुछ लोग दबे होने का जो अंदेशा है वो बताया जा रहा है। करीब 19 लोग इस तरह के आइडेंटिफाई हैं जो मिसिंग है, तो उनको ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं जो एनडीआरएफ का इक्विपमेंट है उसको यूज किया जाएगा, लेकिन आज देर शाम कहीं वो इक्विपमेंट वहां पहुंचेगा, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचेगा। हालांकि टुकड़ियां वहां पर पहुंच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, तो उम्मीद अब उसी पर है। लेकिन जिस तरह से 72 घंटे होने को है इस हादसे को लेके, तो जो मुकामी लोग भी आप कहीं ना कहीं वो उम्मीद छोड़ बैठे हैं कि कोई लोग जिंदा बचेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनके अगर लाशें नसीब हो जाएं तो वो भी एक बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं उदासी बड़ी उस एरिया में देखी जा रही है। मैंने सुबह भी यही सवाल पूछा था कि जब इस तरह के मामलात आते हैं, सरकारी इमदाद बाद में पहुंचती है, उसके लिए बड़ी कागजी तवालत होती है, लेकिन मैंने सुबह जिक्र किया था कि मकामी लोग जो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, क्या क्राउड फंडिंग का आगाज किया गया? हालांकि तस्वीरों में आपने दिखाया कि क्राउड फंडिंग का आगाज हो गया। क्या इससे इब्तिदाई तौर पर फर्स्ट एड माने कि लोगों को दोबारा और मुतासरीन को दोबारा अपना जनजीवन शुरू करने में मदद मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो अब फिगर आना शुरू हो गई है कि ऑफिशियल फिगर आने के बाद भी वहां पर जो रिलीफ मटेरियल लोकल्स की तरफ बांटा जाएगा, लेकिन उसको कलेक्शन जो है पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। कुछ लोग पहले अंदर खाने ही कर रहे थे, अब जो कि कुछ एनजीओज हैं बाहर आई हैं, बाहर दरबार एक ओपन में कलेक्शन की जाइए, जो आ रहा है वो अपने वहां पर डोनेशन दे रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डोनेशन जमा हो रही है। इससे पहले रेड क्रॉस की तरफ से कुछ मटेरियल गया हो, जो डीसी किश्तवाड़ के मुताबिक जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रिलीफ वर्क जो सरकारी देना है वो भी साथ साथ चल रहा है, तो जहां रजाकाराना तंजीमें सिविल सोसाइटी एक्टिव है, तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिल रही है, क्योंकि जो एनजीओ के कुछ नौजवान हैं वो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, क्योंकि पहले पुलिस पहुंची, आर्मी पहुंची, और जो एसडीआरएफ की टीम के बाद अगर पहुंचा है कोई, तो वो बाहर से ये एनजीओ के लड़के वहां पर पहुंचे हैं जो वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। वहां पर टफ कंडीशन इसलिए है क्योंकि जो मलबा है वो काफी बड़ा है और जो नाला उसके साथ मरुसूदर बैठता है, तो उसमें भी कुछ लोग बह सकते हैं। इस बात का आखिरी सवाल होगा कि अब मौसमी सूरत हाल कैसी है, क्योंकि मौसम बेहतर होने की सूरत में चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस जो है गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की जा सकती थी, जो कि बड़ी रुकावट अभी तक रही। ताज़ा तरीन मौसम से हमें आगाह कीजिएगा।
देखिए तजम्मुल कल 12:30 बजे तक ये फ्लाइटें 2 बार उड़ी हैं, उसके बाद बंद हो गई थी, मौसम पैक हो गया था। आज सुबह भी मौसम खराब था, लेकिन 4 बजे के बाद फिर से फ्लाइटें शुरू हो गई क्योंकि हल्का सा मौसम ठीक जरूर हुआ है, फ्लाइटें जारी हैं। तो करीब 3 इंजर्ड जो वहां पर फंसे हुए थे उनको निकाल के एयरलिफ्ट करके आज तीसरे दिन किश्तवाड़ हेडक्वार्टर पर पहुंचाया गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर। टफ टेरेन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन को लेते हुए, चाहते हुए भी उस रफ्तार से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला जा सकता, लेकिन मौसम अभी कहीं ना कहीं साथ देता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयशान किश्तवाड़ से तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं और ताज़ा तस्वीरों में राहत रसाई का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर किया गया और जो मुतासरीन है उन तक पहुंचने की सियासी और गैर सियासी लोगों की आमद तेज हो चुकी है। किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में सैलाबी रेले के बाद बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, जबकि माल मवेशियों के साथ साथ इंसानी जानें भी तलफ हुई, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी, कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना और दीगर लीडरान ने जबरदस्त अल्फाज में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और आज के इस वाक़े पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन की बाहमी इमदाद के लिए भी उन्होंने एलजी इंतजामिया से फौरी अपील की है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में एक और बड़ी खबर आ रही है। नाज़रीन, शुमारी कश्मीर के जिला बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि आज बाद दोपहर मामूल का नाका लगा था, क्योंकि ओल्ड टाउन बारामूला के बाहर का एरिया और अमूमन इस एरिया में जो हालात ज्यादा बेहतर नहीं रहते हैं, जिसके बाद हिफाजती अमले का नाका अमूमन इस एरिया में हमेशा लगा रहता है। बताया जाता है कि ग्रेनेड हमले से 4 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज और मुआवजा के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि कई एक को श्रीनगर के बादामी बाग अस्पताल मुंतकिल किया गया। मकामी शहरी को भी फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल से इस वक्त डॉक्टरों का इलाज और मुआवजा चल रहा है। कोशिश करेंगे राब्ता कायम करने की अपने साथी इरशाद अहमद से। बारामूला से ताजा तस्वीरें। ग्रेनेड हमला आज बाद दोपहर खान साहब के करीब हुआ, जिसमें 4 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि ग्रेनेड हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और क्या मामूलात जिंदगी अभी तक दरहम बरहम हैं या दुकानें और कारोबारी इदारे दोबारा खुलने शुरू हुए? जी बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के खानपुरा इलाके की बात करें, दोपहर के साथ साथ ही अगर हम देखा जाए आज नमाज जुमा के लिए जो है लोग जा रहे थे। हालांकि खानपुरा के मुकाम पे वहाँ पे एक ब्रिज है, जिस ब्रिज से जो है ओल्ड टाउन या आज़ादगंज या दीगर इलाकों में जाते हैं लोग। हालांकि वहाँ पे हर हमेशा जो नाका रहता है, चाहे सीआरपीएफ की बात करें या एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस की, वहाँ पे आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब ये जो ग्रेनेड अटैक किया गया। हालांकि इसमें जो है तकरीबन 4 लोग जो है जख्मी हो गए। इसमें एक सिविलियन भी है और तकरीबन 3 जो है 53 बटालियन सीआरपीएफ के एहलकार वो जख्मी हुए हैं। उनको फिर बाद में जो है इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल जो जीएमसी बारामूला है वहाँ पे लिया गया। फिलहाल जो है उनका इलाज वहाँ पे लगातार जारी है और 1-2 जो फौजी एहलकार है उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर भी पहुंचाया गया, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है उसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी या 53 बटालियन सीआरपीएफ, 46 राष्ट्रीय राइफल्स, इसके साथ साथ एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद जो है खुद भी निगरानी कर रहा था। उस वक्त वो खुद भी मॉनिटर कर रहा था, वो स्पॉट पे पहुंचा था। इस हमले के बाद जो है पूरी तरह से वहां पे जो है तितर बितर लोग में हुई और जो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे उन्होंने तो ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है इरशाद की? क्या इस वक्त हम ये माने कि जो मामूल का मार्केट वहां से लगा था वो दोबारा उसमें रौनकें बहाल हुई, क्योंकि कई घंटों तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन और इन ग्रेनेड के आहनी रेजों से कई खुदा न खास्ता और लोग मजरूब न हों, तो क्या अब दोबारा जो है रौनकें बहाल हुई, जो जनजीवन है उसमें दोबारा अब मामूलात का जो माहौल था दोबारा लौट आया? जी बिल्कुल तजम्मुल जी, अगर हम इस इलाके की बात करें, इसके दूर दूर के इलाकों में जो है काफी जो खौफ हरास पाया गया। जो खानपुरा का ये जो रास्ता है जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद जो नेशनल हाईवे, वहाँ पे इस ब्रिज के मुकाम पे ये उड़ी अड्डे के साथ ही ये जो ग्रेनेड दागा गया, उस वक्त जो है काफी अफरा तफरी मची लोगों में और उस वक्त जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिला बारामूला से थे हमारे साथी इरशाद बता रहे थे कि जिला बारामूला में इस ग्रेनेड हमले के बाद दूर दराज इलाकों में लोगों का आजादगंज ओल्ड टाउन बारामूला के इस ब्रिज की तरफ जहां मामूल के कारोबार, मामूल के मसाइल अवाम के होते हैं,
اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہراو آ گیا. بعد میں سیکورٹی آپریشن کو ختم کر دیا گیا اور آخری اطلاعات ملنے تک رفیع آباد، مظفر آباد، قومی ہائی وے، نیشنل ہائی وے پر اور دور دراز علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے مکمل طور پر خصوصی ناکے لگوائے تھے اور ہر گزرنے والی گاڑی اور عام شخص سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان سید تجمل اسلام کے ساتھ سری نگر اسٹوڈیو اس وقت براہ راست. ناظرین، اب بات کرتے ہیں سڑک حادثات. جموں کشمیر میں سڑک حادثات کے حوالے سے لگاتار اعداد و شمار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق ٹرین حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. تازہ ترین تفصیلات جاننے کے لیے اب چلتے ہیں سیدھے فدا حسین کے پاس جو ہمارے ساتھ اننت ناگ سے اس سائٹ سے لگاتار جڑیں گے جہاں سے یہ حادثہ پیش آیا. فدا حسین، بہت بہت شکریہ. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس سڑک حادثے کے بعد کس طرح کا ماحول آس پاس میں دیکھا گیا. آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹرین چلنے کے بعد، حالانکہ ٹرین سروس کافی دیر تک متاثر رہنے کے بعد دوبارہ چالو کر دی گئی. فدا حسین میرے ساتھ جڑ چکے ہیں. فدا، بہت بہت شکریہ. اس ٹرین حادثے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور اس کے بعد کیا کسی قسم کا FIR وغیرہ لانچ کیا گیا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم FIR کی بات کریں گے، دیکھیں پہلے تو اگر ہم حادثات کی بات کریں گے، ان حادثات کو روکنے کے لیے، کیونکہ بار بار جس طرح سے آپ نے بھی چند دن پہلے خبر کی تھی اس میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جو حادثات ہیں ان کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ ماں باپ کا جو ہے ان کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹرین حادثات کی بات کریں گے، دیکھیے ٹرین حادثات کو کہیں نہ کہیں پہ جب بھی کبھی ٹرین آ جاتی ہے تو پہلے ہی جھنڈی دکھائی جاتی ہے، پہلے ہی روکا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو چاہے سائیکل سوار ہو، چاہے موٹر سائیکل سوار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو روکا جاتا ہے پہلے 10 یا 15 منٹ پہلے، کیونکہ جب ہارن بجتی ہے تو اس سے پہلے ہی ان کو روکا جاتا ہے. اب ٹرین حادثات کی جہاں پہ آپ نے بات کیا ہے تو بتایا یہی جاتا ہے کہ جو ابھی ہمیں خبر مل رہی ہے کہ اس میں کچھ لوگ کچھ کے زخمی ہونے کی خبر ہے. حالانکہ ابھی جو جانکاری کے مطابق کہ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی ہے، لیکن ابھی تفصیلات کا انتظار ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پہ جو ہم ٹرین حادثات کی بات کریں، اتنا تو شکر ہے کہ ٹرین کے نیچے تو نہیں آ گئے وہ، تو کہیں نہ کہیں پہ پھر تو جانی نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بگدڑ سے وہاں پہ کچھ زخمی ہوئے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ خطرے سے باہر ہے. لیکن سوچنا تو ہمیں ہی ہے، سوچنا اور سمجھنا تو ہمیں ہی ہے. جب تک ہم خود نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے ٹرین میں بیٹھنا ہے. اس حادثے کا ذکر کرتے ہیں، اس حادثے کی وجوہات آپ نے بتائی کہ کس طرح سے ہوا، اس کے بعد ریلوے کا اپنا پولیس ہے ڈپارٹمنٹ کا، اور اس کے بعد عموماً اگر اس طرح کی کارروائی ہوگی تو خدا نہ خواستہ اگر نیگلیجنس، لاپرواہی ایک طرف سے بڑھتی جا رہی ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. عموماً ان پٹریوں پر تصویروں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم وقت ایسا گزرا ہوگا کہ جب یہاں سے لوگ پیدل نہ چلتے ہوں. تو اس طرح کا کوئی پروگرام ابھی تک آیا یا ذمہ داری کس طرح ابھی تک ریلوے حکام نے دلائی؟ دیکھیے سب سے پہلے ذمہ داری تو ہمیں خود پہ لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ریلوے پولیس کی بات کریں گے، ریلوے پولیس تو متحرک رہتی ہے اور ریلوے پولیس پہلے ہی روکتی ہے لوگوں کو کہ جب ٹرین آ جائے گی تب آپ اس ٹرین میں بیٹھ جائیے، اور جب ٹرین ہے ہی نہیں تو آپ کیوں پٹری پر بیٹھتے ہیں. اور ان کا تو وہی کام ہے، دن بھر ان کا تو وہاں پہ ہی رہنا ہوتا ہے اور رات بھر بھی وہاں پہ ہوتے ہی ہے. لیکن ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اگر میں سواری ہوں تو مجھے شری نگر جانا ہو یا بانیال جانا ہو تو بگدڑ سے پہلے میں یہ خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں کہ زیادہ، کیونکہ بھیڑ تو اتنی زیادہ رہتی نہیں ہے. اب جب بھیڑ ہوتی بھی ہے کبھی کبھی جب ان کو گاڑی نہیں ملتی ہے تو ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے فدا حسین، آپ کا بہت بہت شکریہ اس خبر کی تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اننت ناگ سے جڑنے کے لیے. ناظرین، سڑک حادثات اور ٹرین حادثات لگاتار ہم نے دیکھا کہ جموں کشمیر میں ٹرین سروس چالو کرنے کے بعد اس وقت کے مرکزی وزیر اور جموں کشمیر گورنمنٹ نے لوگوں کو انتباہ کیا تھا کہ تھوڑا سا احتیاط کریں اور اس طرح کی تصویریں ہمیں آپ کے سامنے نہ لائیں. حالانکہ اس طرح کی تصویروں میں لوگوں کو زخمی ہونا پڑا اور بعد میں انہیں نزدیکی اسپتال میں فرسٹ ایڈ وغیرہ تو ملی، لیکن کوئی اس طرح کی کیجوالٹی کی خبر نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس سڑک حادثے میں، اس ٹرین حادثے میں زخمی ہوئے لوگ ہیں اور اب جو مکمل طور پر لوکل پولیس ہے انہوں نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے عوام کو اپنا ساتھ بڑھا دینا لازمی ہے. اور ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ میں اب شامل کرتے ہیں اپنی پارٹی کی اس خبر کا جس میں آج خطہ پیر پنچال سے آئے ہوئے سابق MLA PDP سے جن کا تعلق تھا. دراصل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 35 سے 370 کے سٹینڈ کے بعد جو صورتحال جموں کشمیر میں پیدا ہوئی، اس کے بعد شاہ محمد تانترے بھی ان لیڈران میں سے ایک تھے جنہیں پارٹی کی رکنیت سے برطرف کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شاہ محمد تانترے نے اپنی پارٹی کا دامن تھام لیا.
पहले अपनी पार्टी के लीडरान क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद सियासी फेरबदल तो देखा है, सियासी रद्दबदल भी देखा है, लेकिन सियासत तौर पर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब चले जाते हैं तो सूरत हाल में कहीं ना कहीं तशवीशनाक सूरत हाल दरपेश हो सकती है। अपनी पार्टी के सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी के मुताबिक खत्ता पीर पंचाल उनकी दिलों की धड़कन है और जब भी उन्होंने सियासत ज्वाइन किया तो उनका मरकज और जो कंसंट्रेशन रहा वो खत्ता पीर पंचाल रहा। इस मौके पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, सूबाई सदर के अलावा सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। पहले लीडरान को सुनते हैं और उसके बाद हिलाल हांजुरी के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आइंदा कुछ दिनों में और सियासी माइग्रेशन देखने को मिल सकती है। इस 370 को खत्म करने में मोदी जी से ज्यादा हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और बाकी पार्टियों का है, जिन्होंने 70 साल अटानवी के नाम पर लोगों को सब्ज बाग दिखाते रहे और लोगों का मजाक उड़ाते रहे, लोगों को कहते रहे हम अंदरूनी खुदमुख्तारी अटानवी ला कर देंगे। और अफसोस यह है कि 370 के नाम पर अब भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं उसमें था नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये तो फ्रंट लीडर्स थे, मैं तो एक पार्टी का सिपाही हूं। लीडर जो बात करेगा आगे तो उसके पीछे पीछे चलना है। शाह मोहम्मद तांतरे का मानना है कि 370 को खत्म करने में प्राइम मिनिस्टर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया, अपनी पार्टी जो इससे पहले वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में होते थे, उन्होंने कहा कि वो एक सिपाही की तरह थे और जो फैसले लेने थे वो लीडरान। लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि अब बहुत सारे लीडरान जो हैं वो एक दूसरी पार्टियों की और रुख कर सकते हैं। हिलाल के पास चलते हैं, हिलाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह मोहम्मद तांतरे को आपने सुना, कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और प्राइम मिनिस्टर ने 370 खत्म करने में अपना रोल अदा किया। क्या वो अपने कार्ड्स क्लोज टू चेस्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि खत्ता पीर पंचाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत ग्रिड है और पीडीपी का नाम इसलिए नहीं लिया कि उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप तो पीडीपी के साथ थे, पीडीपी की टिकट पे जीते थे। ये सियासत किस तरह की है शाह मोहम्मद तांतरे की, और पार्टियों में लीडरान आने से तवक्कुआत लोगों की जुड़ जाती है और पार्टियां बड़े आगे की तरफ बढ़ जाती है, उसमें कोई मुझे नहीं लग रहा है कि इबाहम होना चाहिए। बिल्कुल तजम्मुल, जब भी सियासी दल बदली होती है और उसके बाद जो एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, तो वो इसी तरह का होता है, यानी जिस पार्टी में वो तब तक रहता है तो फिर उसके खिलाफ बोलना। लेकिन शाह मोहम्मद तांतरे ने यहाँ पर अपनी पार्टी ने गुलिस्ता जो पीडीपी है उसका नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वार किया। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहाँ पर मुकाबला होगा और यही वजह है कि अब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हद की तनकीद बनाया है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर दल बदली करता है और फिर इस तरह के एक्सक्यूज होते हैं तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर रहती है, फिर लोग भी उन्हें अलग अलग नजरों से देखते हैं। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद यकसर जो जम्मू कश्मीर का माहौल है वो बदल गया है। एक पर्टिकुलर पार्टी यानी पीडीपी पर ज्यादा वार हुआ है और पीडीपी का मानना है कि जो उनके लीडरान दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं वो दोस्त दबाव की वजह पर, और उनका मानना है कि इसमें सरकार भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, मरकज के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो इसमें शामिल है, ये पीडीपी का मानना है। लेकिन जो लीडरान शामिल हो जाते हैं वो यही कहते हैं कि वो पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ से ही इस वजह से इनराफ करते हैं क्योंकि सही तरीके से वो अवाम की तर्जुमानी नहीं करते हैं। यानी जो आज तक पीडीपी के साथ थे, आज वो कहते हैं कि वो पीडीपी की तर्जुमानी नहीं कर, सही तरीके से अवाम की तर्जुमानी नहीं करते हैं। नतीजा ये है कि हर वक्त इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है और जब कोई एग्जिट पॉइंट होता है तो उस वक्त कोई ना कोई बहाना किसी न किसी लीडर को होना चाहिए। फिलहाल जब आप इन लीडरान का सियासी करियर देखते हैं, मुस्तकबिल की ओर जाते हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में लीडरान का इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ही क्यों पसंदीदा दो पार्टियां हैं। हमने बहुत कम लीडरान को देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आइंदा कुछ दिनों में बड़ी अहम लीडरशिप जो है या बड़े अहम नाम जो समाज में है वो पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। क्या ये माने कि जिस जगह पर आपका कैंडिडेट या उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर मजबूत है, पीडीपी का मजबूत है, और उसके बाद सेकंड या थर्ड ऑप्शन है, या मरकज के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को भांपते हुए, माहौल को भांपते हुए सियासी लीडरान ने फैसला किया? बिल्कुल, जो इनका साबिका दौर रहा है उससे वो यकसर बोल जाते हैं और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए दल बदली की जाती है। हालांकि जो पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका बार बार ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल होता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है दल बदली के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हमने कई बार सुना है कि अब कश्मीर के अंदर सरकार अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके यहाँ पर लीडरान को डराया जाता है और नतीजा यह है कि वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन
इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो सिनेरियो कश्मीर के अंदर बन रहा है, अपनी पार्टी और उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने पैर पसार रही हैं, धीरे धीरे अपने जड़ें मजबूत कर रही हैं। हालांकि असल इम्तिहान इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर देखना होगा कि क्या सिर्फ लीडरान बदले हैं या कि फिर उनका जो कार्डर है वो भी बदला है। ये सब कुछ अब इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा कि किसकी एक आखिरी सवाल होगा हिलाल साहब आपसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी कहें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिशेप, रिडिजाइन और रिलॉन्च करने में बड़ी अहम लीडरशिप है। यासिर ऋषि के बाद कई और लीडरान जो हैं वो अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में पैर फंसाने की और जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। मानना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बाद इन दो पार्टियों के वजूद में और निखार आने लगा, क्योंकि एक लीडरशिप जो है वो इनके साथ इत्तेफाक करती है, इनकी सियासत से इत्तेफाक करते तो हैं। देखिए, किसी हद तक अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो वो नॉर्थ कश्मीर के अंदर ज्यादातर रेस्ट्रिक्टेड है और नॉर्थ कश्मीर के बाहर उनका कोई कार्डर नहीं है, उनके लीडरान ज्यादा नहीं है। और अगर कहीं कहीं पर लीडर है भी तो वो उस नवियत का नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड करे और फिर जीत हासिल करे। लेकिन उसके मुकाबले में जब अपनी पार्टी की साख देखते हैं, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो या जम्मू के पीर पंचाल खत्ता हो या जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर वो धीरे धीरे अपने पैर बसाने की कोशिश कर रही हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हो रही है। भले ही लोग या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके साथ लोग भी जुड़ रहे हैं और लीडरान भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजूरी। नाज़रीन थे हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी जो बराह रास्त बात कर रहे थे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। और शाह मोहम्मद तांतरे को आप एक बार फिर तस्वीर में देख पाएंगे। पार्टी सरपरस्त सैयद अल्ताफ बुखारी और कई सीनियर लीडरान ने इस मौके पर उनका इस्तकबाल किया। उस मौके पर शाह मोहम्मद तांतरे ने दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही 370 खत्म हुआ और पीडीपी का नाम लिए बगैर, हालांकि ये मुफ्ती दौर में पुंछ से जीत के आए थे और उसके बाद पार्टियों में दूरियां बढ़ गई, इख्तलाफात बढ़ गए और कुछ जरा ये भी कहते हैं कि उन्होंने वापस जाने के भी पर तोले थे, लेकिन उन्हें वापस जाने के लिए रास्ते सी लगे और पार्टी ने दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। नाज़रीन, आइंदा कुछ दिनों में सियासी मामलात और ज्यादा हसास होंगे, क्योंकि साबिक 2 पार्लियामेंट मेंबरान जिनमें नजीर अहमद लावे राज्यसभा और राज्यसभा से उनके साथी दोनों पीडीपी से ताल्लुक रखते थे, फैयाज अहमद मीर, वो भी अब सियासी महाजरत का एक और इनिंग जो है दोबारा शुरू करने लगी गए और दोनों के बारे में बताया जाता है कि वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ जाएंगे, शिमाली कश्मीर के उस पार्टी के साथ जाएंगे, जबकि इसके अलावा कई और अहम शख्सियात हैं जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आइंदा कुछ दिनों में ज्वाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के बाद त्राल से भी खबरें आ रही है कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच में त्राल से हमारे नुमाइंदे शेख कौसर के मुताबिक इलाके में पानी के रेलों से अब जानी व माली नुकसान न हो, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की हिदायत पर फौरी तौर पर इलाके की ओर खुसूसी टीमें रवाना किया। पहले मकामी लोगों को सुनते हैं, उसके बाद राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं कि त्राल में इस सूरत हाल के बीचों बीच में सरकारी इकदाम किस तरह के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लाम नाले में इस वक्त पानी की बह तेज आने से बस्ती वालों को बहुत ही बड़ा खतरा है, जो कि यहाँ पर न कोई रास्ता रहा न कोई पुल, मतलब कि बस्ती वालों को आर पार जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सारे रास्ते कट हो गए। आज तक गवर्नमेंट ने कभी भी यहाँ पर कोई नजर नहीं, ज्यादा तौर पर कि फ्लड डिपार्टमेंट कभी भी यहाँ पर नहीं आए है। फ्लड डिपार्टमेंट ने आज तक यहाँ पर कोई भी फंड या और कुछ नहीं दिया है। वो आकर दे सकते हैं, मतलब कि बस्ती वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि आज तक गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी नजर नहीं दी है। गवर्नमेंट इंतजामिया से ही गुजारिश है कि वो यहाँ। नाज़रीन, सैलाबी रेले ताज़ा तरीन तस्वीरें ये त्राल से हैं। इससे पहले कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामुल्ला और मुतअद्दिद इलाकों में इसी तरह का पानी का जो लेवल था वो नदी नालों में तुगियानी के मनाजिर पेश कर रहा था। हालांकि त्राल के इस इलाके में ये जो बाएं तरफ की तस्वीरें आपके पास पहुंची है, तो सीधे चलते हैं त्राल और मजीद जानने की कोशिश करो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि यह इलाका कौन सा है और मकामी लोगों में क्या खौफ व हिरास है, या एडमिनिस्ट्रेशन ने मैन और मशीनरी को बिल्कुल स्पॉट की ओर रवाना किया है? जी बिल्कुल तजम्मुल, आपको बता दूं त्राल टाउन से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूरी पे एक नाला आता है जिसका नाम लाम नाला है। उसमें अभी तकरीबन 1 घंटे पहले बादल फटने से वहां पे जितने भी रास्ते थे, टेम्पोररी ये ब्रिजेस बनाए गए थे, वो सारे
पानी में बह गए और वहां पे जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ही खौफजदा हो गए, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है, पानी के बीच में जाना भी मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे एक लाम से दूसरी गुटेंगो आता है, इसके बीच में बार बार लोगों ने अपील की थी कि हमें एक ब्रिज चाहिए, क्योंकि वहां पे जो अभी जो बाहर लोग हैं एक साइड में, उनको अभी कोई ब्रिज नहीं है। जो ब्रिज के इस साइड में थे वो वहीं पे रुके हुए हैं, और जो ब्रिज के उस साइड में। तो कौसर, क्या जो आसपास के इलाके में रिहाइश पजीर लोग हैं, क्या इसके ये बस्ती के पास में नाला बहता है और कहीं इसमें आम लोगों और जानो माल का खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल ताजमुल, आपको बता दूं कि ये जो नाला है बिल्कुल बस्ती के बीच में बहता है, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन इंतजामिया भी वहां पे उन्होंने एक टीम रवाना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। काउंसलर शेख हमारे साथ बराह रास्त जुड़े थे त्राल से। उनकी इत्तला है कि इलाके में लगातार बादल फटने के बाद जो पानी के रेले हैं वो आप देख पाएंगे तस्वीरों में, और इन पानी के रेलों से कहीं आगे जानी व माली नुकसान न हो, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर अपनी टीम जो है रवाना करने का प्रोग्राम दिया हुआ है। वाज़ेह है कि कुपवाड़ा, त्राल और उसके बाद किश्तवाड़ और मुतअद्दिद इलाकों में बादल फटने से और उसके बाद सैलाबी रेलों की वजह से भारी तबाही मची है, जिसमें जानी व माली नुकसान की इत्तला है। और इस इलाके से शेख कौसर बता रहे थे कि इलाके में जो आरजी पुल थे या जो यहाँ से बैली ब्रिज वगैरह थे वो भी गिर गए, जिससे मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर को फौरी तौर पर टीमें रवाना करने का इस मौके पर अपील की हुई है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का सफर यहीं तक। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। जब तक के लिए देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हम्द व नासर।